हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए NCERT पॉलिटी क्लास 10th के MCQ। आज इसी क्रम में आपका यहां पर अध्याय 5वां है। यहां पर हम जन संघर्ष और आंदोलन इस चैप्टर से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है आपका, नेपाल में लोकतंत्र के तख्तापलट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। पहला है, नेपाल लोकतंत्र की दूसरी लहर के देशों में से एक है जहां लोकतंत्र 1990 के दशक में कायम हुआ। अगला है, नेपाल में राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना रहा लेकिन वास्तविक सत्ता का प्रयोग जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में था। नेपाल के राजा वीरेंद्र लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट है, तो यहाँ बताया गया कि नेपाल लोकतंत्र की दूसरी लहर के देशों में से एक है। देखिए, नेपाल जो है वो लोकतंत्र की तीसरी लहर के देशों में से एक है, यानी कि ये थर्ड जो लोकतंत्र की लहर आई थी उन लहरों में ये देश स्थापित हुआ है, तो ये तीसरी लहर के देशों में माना जाता है। प्रथम लहर के देश जो है आपके रसिया जैसे कंट्री हैं। दूसरी लहर के देश आपके जो है भारत जैसे देश आ जाते हैं जहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हुआ है। तीसरी लहर के देश वो देश हैं जो 1990 के दशक के बाद जहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हुआ है। इनमें आपका जो है नेपाल आ जाता है, साउथ अफ्रीका आ जाता है, तो ये तीसरी लहर के देश माने जाते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला कथन असत्य हो जाएगा क्योंकि ये तीसरी लहर के देशों में से एक है जहाँ पर 1990 के दशक में लोकतंत्र यहाँ पर स्थापित करने का प्रयास किया गया। हालांकि यहाँ पर जो राजा का शासन था, तो राजा का शासन औपचारिक रूप से ये राज्य का प्रधान बना रहा है राजा, लेकिन वास्तविक सत्ता का प्रयोग जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में था। सेकंड वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। नेपाल के जो राजा थे उस समय, यानी कि उस समय जो आत्यंतिक राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं इस तरह का संक्रमण जो हुआ था, इसको यहाँ के जो राजा थे वीरेंद्र, उन्होंने उस समय एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई जो है वो सही है, जनता जो कर रही है वो सही है। यानी अब हम यहाँ पे केवल और केवल औपचारिक रूप से राज्य के प्रधान है, बाद बाकी सब कुछ जनता के हाथ में है। बाद के समय में अगर आप देखें तो आपको पता होना चाहिए, नेपाल के शाही परिवार में जो वहाँ पर कत्लेआम हुआ, यानी कि वहाँ पर खानदान में जो रहस्यमयी कत्लेआम हुआ, उसके बाद वहाँ पर तख्ता पलट गया। तो यहाँ पर जो वीरेंद्र हैं इनकी हत्या कर दी गई है और यहाँ पे वीरेंद्र के बाद नेपाल के राजा बने हैं ज्ञानेंद्र। आपने अगर थोड़ा सा इतिहास पढ़ा होगा या थोड़ा सा अखबार वगैरह आप पढ़ते होंगे तो आपको ध्यान होगा, इसके बाद ये राजा बने हैं ज्ञानेंद्र। ज्ञानेंद्र जो थे वो वीरेंद्र की नीतियों से सहमत नहीं थे, यानी वीरेंद्र तो यहाँ पे सहमत हो गए थे कि भाई लोकतांत्रिक शासन स्वीकार करते हैं, लेकिन ज्ञानेंद्र 1% भी सहमत नहीं थे। तो यहाँ तीसरा वाला कथन असत्य है। यहाँ बताया गया कि नेपाल के राजा वीरेंद्र लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। नहीं, यहाँ पे वीरेंद्र ने तो एक्सेप्ट कर लिया था, जब तक उनका कत्ल नहीं हो जाता तब तक वो बिल्कुल मान के चलते थे कि बिल्कुल लोकतंत्र बना रहेगा। लेकिन इसके बाद जैसे ही कत्लेआम होता है इस परिवार में, उसके बाद ज्ञानेंद्र राजा बनते हैं और वो ये स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि देश में लोकतंत्र रहेगा। तो यहाँ पर आपका पूछा गया है कौन कौन सा कथन गलत है। पहला और तीसरा कथन असत्य है, तो आंसर है आपका सी, केवल 1 और 3। दूसरा प्रश्न है अब आपका, नेपाल में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए चले आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है आपको। पहला है, सन 2005 की फरवरी में राजा ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ करके जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। अगला है, 2006 की अप्रैल में जो आंदोलन उठ खड़ा हुआ उसका लक्ष्य शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर दोबारा जनता के हाथों में सौंपना था। अगला है, संसद की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने 7 पार्टी अलायंस सप्तदलीय गठबंधन बनाया और नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन के बंद का आह्वान किया। अगला है, 2009 में राजतंत्र को खत्म किया गया यहाँ पर और नेपाल जो है संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बना। 2016 में यहाँ पर एक नए संविधान को अपनाया गया। देखिए, जैसा कि हम अभी पहले क्वेश्चन पे देख चुके हैं कि यहाँ पर ये वीरेंद्र जो राजा रहे थे उनकी नीतियों से ज्ञानेंद्र सहमत नहीं थे। तो 2005 में ज्ञानेंद्र ने यहाँ पर यह किया है कि इन्होंने जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं इनको अपने पद से हटा दिया है, खास करके यहाँ की जो आर्मी है वो उसको अपने कंट्रोल में ले लिया है और ऐसे करके यहाँ पर इन्होंने जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार को पूरी तरह से भंग कर दिया है। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। इनके बाद में आप देखेंगे प्रतिरोध में ये आंदोलन खड़ा हुआ है, लोग बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं थे इनको एक्सेप्ट करने के लिए और ये जानबूझकर ये चाह रहे थे कि सत्ता हमारे हाथ में बनी रहे। तो ऐसे करते करते 2006 की अप्रैल तक एक बड़ा आंदोलन यहाँ पे उठ खड़ा हुआ है और जनता बार बार डिमांड कर रही है कि राजा को अब बिल्कुल उखाड़ फेंका जाए। यानी पहले तो ये था कि राजा यहाँ पर ऑफिशियली बना रहा था, औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान था, लेकिन इस बार तो जनता ये कह रही है कि अब कोई औपचारिक प्रधान नहीं बनेगा, अब पूरी तरह से लोकतंत्र स्थापित होगा।
तो यहाँ पर बी वाला कथन भी सही है। अगला है यहाँ पर देखिए, संसद की जो सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियां थी, इन्होंने मिलकर 7 पार्टी की अलायंस बनाया, सप्तदलीय गठबंधन बनाया। इसके अलावा यहाँ पर एक माओवादी संगठन और था, यानी कि माओवादी बागी संगठन और था, वो भी इनके साथ हो गया। तो ऐसे करके सबने मिलकर यहाँ पर मार्च निकाला है और अल्टीमेट दिया है, यानी कि यहाँ पर राजा को अल्टीमेट दिया है यहाँ पर कि आपको 21 अप्रैल के दिन तक यहाँ पर जनता के सामने आपको सरेंडर करना है। अगर आप सरेंडर नहीं करते हैं तो एकदम भारी जनसंघर्ष होगा। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके राजा को समझ में आने लगा कि जनता अब हमारे बिल्कुल भी फेवर में नहीं, जनता हमें एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, मजबूरन उसको फिर अपनी गद्दी त्यागनी पड़ी है। तो ऐसे करके वहाँ पर 2008 में यहाँ पर हम देखते हैं 2008 में यहाँ पर पूरी तरह से राजतंत्र का खात्मा हो गया है और 2015 में यहाँ पर एक नए संविधान को अपना लिया गया है। यहाँ पर डी वाला कथन हो सकते हैं, तो सेकंड का आंसर है आपका डी वाला। तीसरा प्रश्न है आपका, बोलीविया के जल युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है यहाँ पर कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, बोलीविया उत्तरी अफ्रीका का एक गरीब देश है। सरकार ने कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति के अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिए। इस कंपनी ने पानी की कीमत में 4 गुना इजाफा कर दिया। सरकार को आंदोलनकारियों की सारी मांगें माननी पड़ी। बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ किया गया करार रद्द कर दिया गया और जलापूर्ति दोबारा नगर पालिका को सौंपकर पुरानी दरें कायम कर दी गई। देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं बोलीविया की। तो बोलीविया जो है लैटिन अमेरिका का एक गरीब देश है, यानी जो लैटिन अमेरिकी देश बोले जाते हैं दक्षिण अमेरिका के, तो ये वहाँ का एक देश है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बोलीविया उत्तरी अफ्रीका का एक गरीब देश है। नहीं, लैटिन अमेरिका का एक गरीब देश है। देखिए यहाँ पर एक शहर है कोचबम्बा, तो यहाँ पर पहले नगर पालिका के द्वारा खास करके जलापूर्ति की जाती थी, लेकिन बाद में क्या किया है, सरकार ने जो जलापूर्ति है उसका ठेका एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया है। और कंपनी ने ये किया है, कंपनी ने आनन फानन में पानी की कीमतें 4 गुना बढ़ा दी हैं और ऐसे करके लोगों की जो आमदनी, वहाँ पर औसत रूप से लोग महीने में 5,000 रुपये कमा रहे थे, अब उन लोगों का 1,000 रुपये पानी पे खर्च होने लगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर विरोध तो होना ही होना था। तो ऐसे में जनसंघर्ष यहाँ पर भड़क उठा है। तो यहाँ पर सेकेंड वाला कथन बिल्कुल सही है। हालांकि यहाँ पर एक लंबा संघर्ष यहाँ पर भी स्टार्ट हुआ है, काफ़ी साल तक यहाँ पे संघर्ष हुआ है और बाद में सरकार को झुकना ही पड़ा है, क्योंकि आंदोलनकारी बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे कि भाई पानी की इतनी ज़्यादा बढ़ी कीमतें हम चुकाएं। तो यहाँ पर शुरुआत में सरकार ने दबाने का प्रयास भी किया है, मार्शल लॉ वगैरह भी लगाया गया है, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें काम नहीं आई हैं। अंततः सरकार को झुकना ही पड़ा है, यानी इन्होंने अपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ जो करार किया था, एग्रीमेंट किया था, उसको रद्द कर दिया है और जलापूर्ति को दोबारा नगर पालिका को सौंपकर जो पुरानी दरें ली जाती थी वही दरें कायम कर दी गई हैं। तो तीसरा वाला कथन भी यहाँ सही है। यहाँ पर आपका दूसरा तीसरा कथन सही है, तो आंसर है तीसरे का बी वाला, केवल 2 और 3। चौथा प्रश्न है आपका, लोकतंत्र में जनता की विभिन्न मांगों के लिए चलने वाले जन संघर्षों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। पहला है, लोकतंत्र का सशस्त्र संघर्ष के जरिए विकास होता है। अगला है यहाँ पर, लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक लामबंदी के जरिए होता है। अगला है, लोकतांत्रिक संघर्ष और लामबंदियों का आधार राजनीतिक संगठन होते हैं। देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो लोकतंत्र में सशस्त्र संघर्ष के लिए कोई जगह नहीं होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि लोकतंत्र में हमें अपनी आवाज़ उठानी है तो आवाज़ हम शांतिप्रिय रूप से उठाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात मनवाएंगे। कोई हम सशस्त्र संघर्ष के जरिए नहीं। सशस्त्र संघर्ष का मतलब क्या होता है, एक तरह से जो नक्सलवादी कर रहे हैं वो सशस्त्र संघर्ष ही तो है। तो उस तरह से यहाँ पे लोकतंत्र में उसकी कोई जगह नहीं होती है। यहाँ पर आप जनसंघर्ष करें, अपनी बात मनवाएं, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखें, सरकार आपकी सुनेगी बात। और हो सकता है सरकार कभी कभी यहाँ कह सकते हैं स्ट्रिक्ट पड़ जाए, लेकिन कुछ समय बाद उसको माननी ही पड़ेगी। तो जन संघर्ष के जरिए यहाँ पर लोकतंत्र का धीरे धीरे करके विकास होता है, ना कि सशस्त्र संघर्ष के जरिए। अगर आप सशस्त्र संघर्ष करते हैं तो एक तरह के आप नक्सली कहलाएंगे। तो यहाँ पहला वाला कथन असत्य है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सशस्त्र संघर्ष के जरिए विकास होता है। दूसरी बात यह है कि लोकतंत्र में संघर्ष अक्सर होते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, ऐसे मतभेद या ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जिनमें सरकार की राय अलग होती है, जनता की राय अलग होती है। तो इन मुद्दों पर सरकार को कैसे दबाया जाता है, कैसे लोग अपना हल ढूंढते हैं। तो यहाँ पर क्या करती है, जो एक ही तरह के, मान लीजिए जैसे अभी आपने किसान बिल आया, आपको पता ही होगा किसान बिल के बारे में, किसान सहमत नहीं है, किसानों के क्या की आंदोलन चल रहा है, 1 साल से ज़्यादा हो गया आंदोलन चल रहा है अभी। तो यहाँ पर क्या है कि एक जैसे यहाँ पर समूह होते हैं या एक जैसे जिनके हित होते हैं और लगता है कि भाई हमारे यहाँ पर हितों को नुकसान पहुंच रहा है, तो ये लोग लामबंद कर लेते हैं, अपने आप को संगठित कर लेते हैं, संगठित होकर सरकार का विरोध करते हैं। तो ये व्यापक लामबंदी होती है। तो लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक लामबंदी के जरिए होता है। खास करके हम ये देखते हैं लोकतांत्रिक संघर्ष और लामबंदियों का आधार
राजनीतिक संगठन होते हैं। देखिए राजनीतिक संगठन अक्सर विपक्ष वाले फिर ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देते हैं कि आप जाओ, अपनी बात रखो, हम आपको पीछे से सपोर्ट हम भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिलता है कि लोकतांत्रिक संघर्ष और जो लामबंदियां होती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि 1 साल से ज़्यादा आंदोलन चल रहा है, तो इसके पीछे किसान तो नहीं है, ऑब्वियस सी बात आप मानेंगे, विपक्ष वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं, तभी तो 1 साल से ज़्यादा जो किसान टिके पड़े हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर वही है। तो तीसरा वाला कथन भी यहाँ पर सही है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन गलत है, केवल पहला वाला कथन असत्य है, तो आंसर है आपका केवल 1। 5वां प्रश्न है आपका फेड कोर, यानी कि इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है। फेड कोर के बारे में पूछा गया है कि फेड कोर ये क्या है, आपको बताना है। पर्यावरण आंदोलन से, जातिगत आंदोलन से, पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन से, उपरोक्त में से सभी। देखिए ये फेड कोर जो है ये खास करके यहाँ पर आप देखेंगे, ये बोलीविया में जो आंदोलन चला है उसकी अगुवाई किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं की है। इस आंदोलन का जो नेतृत्व है फेड कोर नामक एक संगठन ने किया है, और ये पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन से इसका जो संबंध है, यहाँ पर आप देखेंगे इस संगठन में जो है इंजीनियर, पर्यावरणवादी, इसके अलावा जो तमाम लोग जो स्थानीय कामकाजी लोग थे वो भी शामिल थे। तो यहाँ पर 5वें का आंसर है आपका सी वाला। फेड कोर क्या है, जो बोलीविया में पानी के लिए संघर्ष हुआ है उसका एक यहाँ पर कह सकते हैं नेतृत्व करता है। तो यहाँ पर 5वें का आंसर है सी वाला। 6वां प्रश्न है आपका बतौर संगठन दबाव समूह सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। दबाव समूहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है राजनीतिक पार्टियों के समान दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने अथवा उसमें हिस्सेदारी करने का नहीं होता। अगला है दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब विभिन्न पेशे, हित, आकांक्षा अथवा मत के लोग एक अलग अलग उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं। अगला है दबाव समूहों के विपरीत आंदोलनों में संगठन ढीला ढाला होता है। देखिए बात करते हैं तो आज के दिनों में आप देखेंगे दबाव समूह कहीं ना कहीं राजनीति में बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि इन दबाव समूहों के जरिए सरकार को कहीं ना कहीं झुकना पड़ता है। तो आज की जो डेट में अगर राजनीति आप देखें तो दबाव समूह आप तमाम बने हुए देख रहे हैं। व्यापारियों के संगठन है, वकीलों के संगठन है, ये सब दबाव समूह ही है एक तरह के। तो ये विभिन्न सेक्टर के आप जो दबाव समूह देख रहे हैं ये निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे दबाव समूह राजनीतिक पार्टियों से कैसे डिफर हैं। तो राजनीतिक पार्टियों के समान जो दबाव समूह है इनका लक्ष्य किसी तरह सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने का नहीं होता है, ना ही उस पर अपनी हिस्सेदारी जमाने का होता है। इनका तो सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारे संगठन की जो मांग है वो पूरी मान ली जाए। हमें ना तो राज करना है, ना ही हमें चुनाव लड़ना है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। दबाव समूह का निर्माण कैसे होता है, दबाव समूह के बारे में बताया गया है कि दबाव समूह बनते कैसे हैं। देखिए यहाँ पर दबाव समूह का निर्माण तब होता है, यहाँ बताया गया है जब विभिन्न पैसे नहीं बल्कि समान पैसे, यानी सभी के एक जैसे पैसे हों, समान पैसे हों, समान हित हों, आकांक्षाएं एक जैसी हों, उनके जो मत हैं वो भी एक जैसे हों, और ये समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट हों। अलग अलग उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि समान उद्देश्य, यानी एक ही उद्देश्य है इनका। मान लीजिए कोई छात्रवादी संगठन है, उसका उद्देश्य क्या है, एक समान उद्देश्य है कि भाई रोजगार प्राप्त करने के लिए हमें संघर्ष करना है। उन सबके उद्देश्य समान है, हित समान है, आकांक्षाएं समान है, तब ऐसे दबाव समूह का निर्माण होगा। यहाँ पे अलग अलग उद्देश्य वाले नहीं होंगे ये, तो यहाँ सेकंड वाला कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है विभिन्न पैसे या विभिन्न अलग अलग उद्देश्य बताए गए हैं, नहीं। यहाँ पर समान पैसे, समान हित, आकांक्षाएं समान हो और समान उद्देश्य हो, तो ऐसे में दबाव समूह का निर्माण होता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि दबाव समूह के विपरीत जो आंदोलन है इनमें संगठन ढीला ढाला होता है। देखिए दबाव समूह जो होते हैं अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, यानी कि हिंसक भी हो सकते हैं, ये पूरा प्रेशर भी डाल सकते हैं। जबकि जो आंदोलन वगैरह होते हैं, क्योंकि आंदोलन वगैरह टिके किस पर होते हैं, आंदोलन जो टिके होते हैं ये लोगों की भागीदारी पर टिके होते हैं। अगर लोग सक्रिय रूप से शामिल नहीं होंगे तो आंदोलन लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। वहीं दबाव समूह क्या होता है, क्योंकि लोग सक्रिय होते हैं, उनका पूरा उद्देश्य एक है, सभी लोग अलग अलग उद्देश्य लेकर नहीं आए, सबका एक उद्देश्य है, तो वहाँ पर संगठन मजबूत होने की वजह से दबाव समूह जो है काफ़ी कह सकते हैं सक्रिय माने जाते हैं और इनका संगठन भी बहुत मजबूत होता है। तो यहाँ पर तीसरा वाला कथन बिल्कुल सही है। पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो छठवें का आंसर है ए, केवल 1 और 3। 7वां प्रश्न है आपका, यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर इसके बारे में बामसेफ यानी बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन नामक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है यह मुख्यतया गैर सरकारी कर्मचारियों का संगठन है जो जातिगत भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाता है। अगला है यह संगठन जातिगत भेदभाव के शिकार अपने सदस्यों की समस्याओं को देखता है, लेकिन इसका मुख्य सरोकार सामाजिक न्याय और पूरे समाज के लिए सामाजिक समानता को हासिल करना है। देखिए बात करें बामसेफ की, तो बामसेफ मुख्यतया
सरकारी कर्मचारियों का संगठन है और ये जातिगत भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाता है। तो पहला वाला कथन असत्य हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है गैर सरकारी का नहीं है बल्कि सरकारी का है ये। सेकंड है, देखिए ये संगठन केवल और केवल यहीं तक सीमित नहीं है, यानी केवल और केवल क्या है कि जॉब में जो लोग हैं उनके साथ जो जातिगत भेदभाव हो रहा है केवल इसी मुद्दे को नहीं उठाता है, ये अपने सदस्यों की जो है समस्याओं को तो देखता ही देखता है। इसके अलावा जो मुख्य सरोकार क्या है, सामाजिक न्याय, यानी कि जो दबे कुचले लोग हैं जिनको न्याय की जरूरत है उनका साथ देता है और पूरे समाज में सामाजिक समानता लाने के लिए भी ये प्रयासरत है। तो यहाँ सेकंड वाला कथन यहाँ पर सही है। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है, तो आंसर है आपका बी, केवल द्वितीय। 8वां प्रश्न है आपका, कथन दिया है, कारण दिया है। कथन है दबाव समूह के बारे में। दबाव समूह का मुख्य सरोकार पूरे समाज का नहीं बल्कि अपने सदस्यों की बेहतरी और कल्याण करना होता है। कारण ये समूह वर्ग विशेष ही होते हैं क्योंकि ये समाज के किसी खास तबके मसलन मजदूर, कर्मचारी, व्यवसायी, उद्योगपति, धर्म विशेष के अनुयायी अथवा किसी खास जाति आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए यहाँ पर कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या है, यानी कि दबाव समूह है। दबाव समूह के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि लोग केवल अपने से मतलब है, उन्हें समाज से मतलब नहीं है, पूरे समाज से मतलब नहीं है, केवल एक जैसे समान हित वाले लोग हैं, समान आकांक्षाओं वाले लोग हैं, समान उद्देश्य वाले लोग हैं, उन सबके एक जैसा एक कॉमन लक्ष्य है उनका, उन्हें समाज से बिल्कुल मतलब नहीं, उन्हें केवल अपने अपने से मतलब है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन आपका कथन बिल्कुल सही है कि दबाव समूह का मुख्य सरोकार पूरे समाज से नहीं है बल्कि अपने सदस्यों की बेहतरी और कल्याण करना होता है। ये समूह जो है बताया गया वर्ग विशेषी होते हैं, यानी ये पर्टिकुलर वर्ग से होते हैं, जैसे खास करके किसी समाज का कोई खास तबका है, मजदूर वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, व्यवसायी वर्ग है, उद्योगपति वर्ग है, धर्म विशेष के अनुयायी हैं, यानी धार्मिक संगठन है, जैसे हिंदूवादी संगठन है, मुस्लिम संगठन है, ईसाई संगठन है, तो ये सब इसमें आ जाते हैं। तो ये कारण ये बताया गया क्योंकि ये वर्ग विशेष ही हो। वर्ग विशेष जब कोई बन जाता है तो वो केवल अपने वर्ग तक ही सीमित रहता है, समाज से सीमित नहीं रहता, समाज से नहीं जुड़ता है वो। तो यहाँ पर आपका कथन और कारण दोनों सही हैं, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो 8वें का आंसर है आपका ए। 9वां प्रश्न है आपका, नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट NAPM किस प्रकार के आंदोलनों की अगुवाई करता है। पहला है, यह संगठन अपने देश में चलने वाले पर्यावरण आंदोलनों का नेतृत्व करता है। सेकंड, यह संगठन देश में महिला अत्याचारों और उनके अधिकारों के लिए कार्यरत है। अगला है, यह संगठन यहाँ बताया गया है विभिन्न कंपनियों और फैक्ट्रियों में कार्यरत कर्मचारियों के अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है। अगला है, यह संगठन अपने देश में अनेक जन आंदोलनों की गतिविधियों में तालमेल बैठाने का काम करता है। देखिए बात करें इस संगठन की, यानी कि नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट की, इसका काम क्या है। ये देखिए ये संगठन ऐसा संगठन है जो विभिन्न मुद्दों पर जो संघर्ष कर रहे जो आंदोलनकारी हैं उनको संगठित करता है और ये संगठन अपने देश में जो अनेक जन आंदोलन चल रहे हैं उन सबकी गतिविधियों में तालमेल बिठाता है, उनको एक प्लेटफॉर्म के रूप में मंच प्रदान करता है और उनके जो भी डिस्प्यूट वगैरह है एक जगह उनको निपटाने का प्रयास करता है या साझे रूप से उनके जो भी मुद्दे हैं उनको सरकार के सामने रखने का प्रयास करता है। तो ये नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट इसे कहते हैं। तो यहाँ पर 9वें का आंसर है आपका डी वाला। 10वां प्रश्न है आपका, कथन दिया है, कारण दिया है। यहाँ पे कथन है, कुछ दबाव समूह राजनीतिक दल की एक शाखा के रूप में काम करते हैं। कारण, भारत के अधिकतर मजदूर संगठन और छात्र संगठन तो बड़े राजनीतिक दलों द्वारा बनाए गए हैं। देखिए ये हकीकत है, यानी अक्सर क्या है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये खुद इन दबाव समूहों का निर्माण करवाती हैं। क्यों, इससे क्या होता है, पूरा एक तबका या फिर पूरा एक वर्ग विशेष इनका पक्का वोटर बन जाता है। इसलिए ज़्यादातर पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सबने अपने अपने जो दबाव समूह हैं वो खड़े करवाए हैं। खास करके आपने देखा वो छात्र चुनाव होते हैं, छात्र संघ के चुनाव जो होते हैं उनमें भी सक्रिय होती हैं पार्टियां। बड़ी पार्टियां तो नहीं आती हैं लेकिन उन्होंने अपने जो संगठन है वो उतार दिए हैं। ऐसे करके क्या होता है, इन्हें मालूम होता है कि भविष्य के लिए हमारे वोटर तैयार हो जाएंगे। तो भारत के जो अधिकतर मजदूर संगठन हैं, छात्र संगठन हैं या जो बड़े राजनीतिक दलों के द्वारा ये बनाए गए हैं। देखिए यहाँ पे कथन भी अपनी जगह सही है, कारण भी अपनी जगह सही है। भारत में हमें ये स्थिति बिल्कुल देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो कारण है वो यानी ए और आर दोनों अपनी जगह सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन को सही से स्पष्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आंसर होगा बी, यानी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है, यानी दोनों अपनी अपनी जगह वैसे सही हैं। तो यहाँ 10वें का आंसर होगा आपका बी वाला। तो अब देखिए एनसीईआरटी पॉलिटी की जो अध्याय की अभ्यास प्रश्नावली है हम उसको देखेंगे। तो आपका चैप्टर 5 में जो आपके पीछे प्रश्नावली दी हुई थी तो उसमें से देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कथन से स्पष्ट होता है कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर होता है। पहला कथन है यहाँ पर, राजनीतिक दल राजनीतिक पक्ष लेते हैं जबकि दबाव समूह राजनीतिक मसलों की चिंता नहीं करते। अगला है,
दबाव समूह कुछ लोगों तक ही सीमित होते हैं, जबकि राजनीतिक दल के द्वारा ज़्यादा लोगों तक फैला होता है। अगला है दबाव समूह सत्ता में नहीं आना चाहते, जबकि राजनीतिक दल सत्ता हासिल करना चाहते हैं। अगला है यहाँ पर दबाव समूह लोगों की लामबंदी नहीं करते, जबकि राजनीतिक दल करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे सटीक जो यहाँ पे अंतर आपको देखने को मिल रहा है वो सी वाला अंतर है कि दबाव समूह जो है सत्ता में बिल्कुल नहीं आना चाहते हैं, जबकि राजनीतिक दल जो सत्ता हासिल करना चाहते हैं। बाद बाकी जो अंतर बताए गए हैं उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गड़बड़ है। जैसे पहला अंतर बताया गया है कि राजनीतिक दल राजनीतिक पक्ष लेते हैं, जबकि दबाव समूह राजनीतिक मसलों की चिंता नहीं करते। देखिए दबाव समूह भी चिंता करते हैं, तभी तो दबाव समूह है। वो दबाव समूह को मालूम होता है कि हमें किस समय मुद्दा उठाना है जिससे कि सरकार झुक जाए और हमारी बात मान ले। तो यहाँ पर ये वाला भी नहीं होगा। दबाव समूह कुछ लोगों तक ही सीमित होते हैं, जबकि राजनीतिक दल का दायरा कुछ ज़्यादा लोगों तक फैला होता है। देखिए दबाव समूह जरूरी नहीं कुछ लोगों तक ही सीमित हो, यानी हो सकता है इनका भी दायरा बहुत ज़्यादा हो, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इनका जो उद्देश्य है या लक्ष्य है वो सीमित होता है। लोग सीमित नहीं होते हैं, बल्कि इनका जो लक्ष्य है वो सीमित होता है। तो यहाँ पर बी वाला भी सटीक नहीं बनेगा। डी वाला है दबाव समूह लोगों की लामबंदी नहीं करते। देखिए ये भी लोगों की लामबंदी करते हैं, यानी पूरा अपना समान उद्देश्यों वाले समान हितों वाले लोगों को इकट्ठा करते हैं, और राजनीतिक दल भी करते हैं लामबंदी। तो यहाँ डी वाला भी नहीं बनेगा। सी वाला यहाँ पे सबसे सटीक बनना है। यहाँ पर आपका आंसर है यहाँ पर सी। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे पूछा गया है सूची 1 संगठन और संघर्ष दिए हुए हैं, इनका मिलान सूची 2 से करना है और हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पहला है किसी विशेष तबके या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन। देखिए इस तरह के संगठन आपके वर्ग विशेष हित समूह कहलाते हैं, यानी ये संगठन जो है आपके क्या कहलाएंगे, वर्ग विशेष के हित समूह कहलाएंगे। जन सामान्य के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन, देखिए जो संगठन जन सामान्य के हितों को बढ़ावा देने वाले होते हैं वो लोक कल्याणकारी हित समूह कहलाते हैं, यानी उन्हें लोक कल्याणकारी हित समूह कहते हैं। पूछा गया है यहाँ पर कि किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाया गया एक ऐसा संघर्ष जिसमें सांगठनिक संरचना हो सकती है और नहीं भी। जैसे आपने देखा वो बोलीविया का जो जल संघर्ष है, तो बोलीविया के जल संघर्ष में जरूरी नहीं है कि लोग पॉलिटिकली रूप से पूरा जुड़े, नहीं। यहाँ पर क्या है उसके समान सबके जो हैं वही लक्ष्य है कि भाई हमें जो यहाँ पर जो पानी की कीमतें हैं वो कम करवानी है, और पानी का जो टेंडर दिया हुआ है प्राइवेट कंपनी को उससे हटवाकर नगर पालिका को पुनः पहुँचाना है, ताकि जो जल की कीमतें हैं पुरानी अवस्था में पहुँच जाए। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर आप जो संघर्ष चलाया गया है, यहाँ पर कई बार क्या होता है संगठन भी हो सकता है या फिर लोग साझा उद्देश्य के लिए यहाँ पर अपने मन से आ सकते हैं, तो ये आंदोलन कहलाता है। अगला यहाँ बताया गया है कि ऐसा संगठन जो राजनीतिक सत्ता पाने की गरज से लोगों को लामबंद करता है, ये तो ऑब्वियस सी बात है क्या है, राजनीतिक दल कहलाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा यहाँ पर खा वाला, यानी पहले का गा, दूसरे का घा, तीसरे का का और चौथे का खा। तो आंसर है यहाँ पर खा। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर भी यहाँ पर एक तरफ वही दबाव समूह है, यानी सूची 1 में बताए गए हैं कि कौन सा किससे यहाँ पर संबद्ध है। सबसे पहले बात की गई है यहाँ पर दबाव समूह। दबाव समूह कौन सा होगा इसमें, नर्मदा बचाओ आंदोलन होगा, असम गण परिषद होगा, महिला आंदोलन होगा या खाद्य विक्रेताओं का संघ। ठीक है, दबाव समूह आपका जो है यहाँ पर खाद्य विक्रेताओं का संघ होगा, यानी जो खाद बेचने वाले लोग हैं इन लोगों का पूरा ये संघ है जो होगा, ये दबाव समूह माना जाएगा। अगला है यहाँ पर इसी में ही, ये है लंबी अवधि का आंदोलन। देखिए लंबी अवधि का आंदोलन खास करके नारीवादी आंदोलन हो सकता है, यानी महिलाओं के अधिकारों के लिए। जैसे महिलाओं की डिमांड की जा रही है कि विधानसभा लोकसभा में महिलाओं को कुछ सीटें रिजर्व की जाएं, 1/3 सीटें रिजर्व की जाएं, तो या फिर महिलाओं को समान अधिकार दिए जाएं, पुरुषों के समान उन्हें वेतन वगैरह जो उनके साथ भेदभाव किया जाता है उस तरह के भेदभाव ना हो। तो ये लंबी अवधि की जो आंदोलन है ये महिला आंदोलन है आपके। ठीक है, अब अगला है यहाँ पर एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन। एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन आपका कौन सा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। यानी यहाँ पर जो भी जनजातियां हैं, जो भी लोग हैं जो कि प्रवास किया गया है, यानी कि जिन्हें यहाँ से निकाल दिया गया है, उनके घरों को यहाँ पर छोड़ना पड़ा है, अपना जो मूल स्थान छोड़ना पड़ा है, तो ये सब अपनी जमीन बचाने के लिए, अपना घर बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो ये एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन माना जाएगा। तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन इसका एग्जाम्पल है। अगला है यहाँ पर राजनीतिक दल। जैसे असम गण परिषद की स्थापना हुई है, ये राजनीतिक दल बना है। तो यहाँ पर आपका इसका आंसर होगा आ वाला, पहले का घा, दूसरे का गा, तीसरे का का, चौथे का खा। आंसर है यहाँ पर आ वाला। अगला प्रश्न है आपका, अब यहाँ पर पूछा गया है दबाव समूहों और राजनीतिक दलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प आपको चुनना है। यानी कि यहाँ पर बताना है इनके बारे में कौन सा एक विकल्प सही है। पहला है दबाव समूह समाज के किसी खास तबके के हितों की संगठित अभिव्यक्ति होते हैं। अगला है दबाव समूह राजनीतिक मुद्दों पर कोई ना कोई पक्ष लेते हैं। अगला है सभी दबाव समूह राजनीतिक दल होते हैं।
देखिए यहाँ पे पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि दबाव समूह जो होते हैं समाज के किसी एक खास तबके के लोग होते हैं। जैसे आपने देखा खाद बेचने वाले व्यापारियों का संघ है, मजदूरों का संघ है, कर्मचारियों का संघ है, ये हो सकता है यहाँ पर। तो उनकी एक संगठित अभिव्यक्ति होती है। दबाव समूह जो है राजनीतिक मुद्दों पर कोई ना कोई पक्ष लेते हैं, यानी बिल्कुल जो पार्टी जो सरकार जो है उनकी मांगों को मान लेती है वो उनका पक्ष ले लेते हैं। तो यहाँ खा वाला कथन सही है। अगला है सभी दबाव समूह राजनीतिक दल होते हैं। देखिए ये कहना अनुचित होगा, सभी दबाव समूह नहीं होते हैं राजनीतिक दल, बल्कि कुछ राजनीतिक दल जो है वो दबाव समूह माने जाते हैं। यानी कुछ जो दबाव समूह है वो राजनीतिक दलों के द्वारा प्रतिबद्ध होते हैं। तो यहाँ पर आपका का और खा सही है, तो यहाँ पर आंसर है आपका बी, का और खा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखिए अपनी स्टडी बिल्कुल निरंतर जारी रखें। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि वीडियो नहीं आ रही है या फिर वीडियो आगे कौन सी आएगी। मैंने आपको अपनी योजना पहले ही बता दी है कि कोई भी लेक्चर आपके रुकेंगे नहीं। बहुत जल्द हम जो है मेंस की सीरीज भी आपकी स्टार्ट होने जा रही है, तो आप लोग बने रहिए तब तक। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।